अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी है और मैंने चेक करके उनको दी है। बाकी किसी स्टूडेंट ने उसको करने की तौफीक नहीं हुई। पहले तो ये बताएं कि क्यों नहीं आप लोग। हाँ जी, बोलिए। अब ये आप लोगों के घरों में फोन आएंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स को कि जी आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं की। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट भेजी और इसमें एक की मिस्टेक थी, चले वो ठीक कर दी, लेकिन बाकी किसी ने करने की तौफीक नहीं हुई। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। एनी क्वेश्चन? आज एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से। ये क्वेश्चन एग्जांपल 26 आप देख सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल है लीस्ट एसेट के हवाले से। ठीक है जी, लीस्ट में मैं जरा लीस्ट की डिस्कशन कर लूं आप लोगों से। अभी हमने लीस्ट का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन IAS 12 के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन हम जरूर कर लेते हैं कि ताकि हमारा IAS 12 के क्वेश्चन में जो लीज का पोर्शन दिया होता है वो सॉल्व हो जाए। देखिए IFRS 16 लीज से जो रिलेट करता है उसके मुताबिक लीज 2 किस्म की होती है, एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लीज एक्सेप्ट करती हैं, एंड दैट इज ऑपरेटिंग लीज, ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग लीज। अब इसका मतलब है कि IFRS 16 और IAS 12 में फर्क कब आएगा? जब कंपनी जो है वो फाइनेंस लीज यूज कर रही है और टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती, और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऑपरेटिंग लीज लेते हैं। इसका मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो मुझे रिवर्स करना है और टैक्स ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट करना है। अब इन दोनों में होता क्या है, फाइनेंस लीज में हम 2 चीजें रिकॉर्ड करते हैं, SOCI में 2 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, जिसको इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं। और सेकंड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन लीज्ड एसेट, जिसको राइट ऑफ यूज एसेट कहते हैं, ROUI, राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है जी। और SOFP में भी आप 2 एसेट शो करते हैं, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं जो 1 साल से ज्यादा हो, और जो 1 साल में पे करनी है वो करंट लाइबिलिटी में आती है। खैर डेफर्ड टैक्स के हवाले से हमें करंट नॉन करंट का इशू नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ लाइबिलिटी शो करनी होती है। और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट में आप शो करते हो राइट ऑफ यूज एसेट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है। टैक्स ये कहता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप रेंटल पे करते हो, जितना भी रेंटल पे किया है वो सारा एक्सपेंस है।
टैक्स कहता है कि आप इसको एक्सपेंस बनाओ, जबकि अकाउंटिंग में रेंटल में से फाइनेंस कॉस्ट आप अलग करते हो फाइनेंस लीज में, और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो कि लीज लाइबिलिटी में से कम होती है। तो ये बेसिक हमने करना क्या है, जहां IFRS 16 का ट्रीटमेंट आ जाए और वहां पे वो कहे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करो। ये मैं आपको बताऊं कि ये प्योर क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ये जो अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं ये पास पेपर का है, या इसी तरह का एग्जैक्टली पास पेपर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लीज का क्वेश्चन दिया हुआ और साथ डेफर्ड टैक्स लगा दिया उसने। ठीक है, तो लीज और डेफर्ड टैक्स एक प्योर क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा वो क्वेश्चन में आप सीख लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज याद रखनी है जो मैंने आपके सामने स्पेसिफाई किया कि अकाउंटिंग में फाइनेंस कॉस्ट जो है और फाइनेंस लीज होती है, यानी फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। तो लिहाजा जब मैं करंट टैक्स निकालूंगा तो हम लेते हैं ना अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इस प्रॉफिट में से दो चीजें लेस हो चुकी हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट और एक डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट। मैं इन दोनों को ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो टैक्स मानता ही नहीं है, और प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, लेकिन दोबारा लेस कर दूंगा वो जो टैक्स ट्रीटमेंट है। और टैक्स ये कहते हैं जो रेंटल पे किया है वो एक्सपेंस है, तो जो रेंटल पे किया है वो लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जिस वक्त मैं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट भी आ रही है और एसेट की कैरिंग अमाउंट भी आ रही है, लेकिन इनकी टैक्स बेस जो है वो जीरो होगी। क्यों? टैक्स तो मानते ही नहीं है ना, टैक्स कहता है बस जो पे किया वो एक्सपेंस है, कोई एसेट नहीं कोई लाइबिलिटी नहीं, तो इनकी टैक्स बेस हमेशा जीरो होती है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में आइएगा एग्जांपल में। इसी में company A has leased an asset which has been recorded at 500,000 under finance lease। हमने इसको रिकॉर्ड किया है फाइनेंस लीज पर। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years and interest rate applicable to lease is 10%। tax does not recognize lease and only allow rental लीज रेंटल ऑन पेमेंट बेसिस, यानी जो आपने पेमेंट की है बस वो आप एक्सपेंस है टैक्स लॉ के मुताबिक। कंपनी विल बी पेइंग 131,900 एज लीज रेंटल फॉर द 5 years। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1 million। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 29%। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो लीज पर हमारा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इस डिफरेंस को भी हम टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं कि वो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर ये एडजस्ट हो जाएगा। ये 1 साल का डाटा है। अब इसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेट करूं, अब मैं ये डिस्क्लोजर हम बाद में बनाएंगे, पहले जरा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं जो आपको बताया था वर्किंग वन, करंट टैक्स कैलकुलेट करना है। अब करंट टैक्स की कैलकुलेशन मैंने आपको यहां समझाई भी है, तो मैं लूंगा सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में देखो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 million दिया हुआ है, 1 million। ये 1 million का मैं प्रॉफिट लिख लेता हूं। अब इसमें मैंने दो चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट इज द फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो लीज लाइबिलिटी होती है उस पर हमने परसेंटेज लेनी होती है। देखिए आपने एसेट कितने पे रिकॉर्ड किया? 500 पे। जिस दिन आपने एसेट रिकॉर्ड किया उस दिन लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड हो गई, लाइबिलिटी भी 500,000 है, तो 500,000 का 10% लेंगे। 500,000 का 10% ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट होगी, ये ऐड बैक कर दी, यानी 50,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैं लूंगा डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट, ऑन राइट ऑफ यूज एसेट, और एसेट मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है लीज का 500,000 का, और यूजफुल लाइफ है 5 years।
इसको डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो एक साल की डेप्रिसिएशन 100,000 आ गई, इसको भी ऐड बैक करूंगा। अब देखिए मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितना भी था वो रिवर्स कर दिया। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि जो आपने रेंटल पे किया है, रेंटल पे किया 131,900, ये माइनस कर। अब इसके बाद जो आंसर आएगा, दिस इज नॉट एज टैक्सेबल प्रॉफिट। अब अगर इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो तो कितनी अमाउंट आएगी जी, 1 मिलियन प्लस 150,000 माइनस 131,900, ये मेरे पास आ रहा है 1,018,100। अब इसमें मैं करंट टैक्स निकाल लेता हूँ। करंट टैक्स एट अ रेट ऑफ 29% जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब अगर इसका मैं 29% लेता हूँ तो 295, 249, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स। अब वर्किंग टू हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन। अच्छा, अब इसमें चूंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ना ही ओपनिंग कोई एसेट है, डेफर्ड टैक्स का यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। कैसे पता लगा क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि लीज स्टार्ट इस साल हो रही है, तो जब लीज इस साल स्टार्ट हो रही है और ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग जीरो लेंगे। तो इसमें जो फॉर द ईयर जो क्लोजिंग निकलेगा वही फॉर द ईयर है, तो ओपनिंग जीरो हो जाता है ना। अब डेफर्ड टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले स्टेप पे आप कॉलम बनाओगे एसेट और लाइबिलिटीज, उसके बाद उसकी कैरिंग वैल्यू, देन उसकी टैक्स बेस, और उसके बाद आप लेंगे टैक्सेबल, टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल, टेम्परेरी डिफरेंस, जिसके अगेंस्ट मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। अच्छा, अब चूंकि मैंने एक ही साल का बनाना है तो पहले साल के एंड पर है, यानी ईयर एंड पे निकाल रहा हूं। डेट कोई नहीं दी हुई क्वेश्चन में, मैं सिर्फ ईयर एंड का वर्ड लिख रहा हूं। ईयर एंड पर एक तो एसेट आ रहा होगा मेरा राइट ऑफ यूज एसेट। अब साल के एंड पे राइट ऑफ यूज एसेट कितना होगा? देखो मेरा राइट ऑफ यूज एसेट था 500,000 का, जिसमें 100,000 की मैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो कैरिंग वैल्यू हो गई 400,000। और जैसे मैंने आपको बताया था, चूंकि टैक्स जितना भी रेंटल पे करते हैं वो एक्सपेंस ट्रीट करता है, तो टैक्स बेस तो इसकी वैसे ही जीरो हो गई, इसकी टैक्स बेस नील हो गई। तो टेल मी प्लीज, कोई स्टूडेंट बताए कि यहाँ कौन सा डिफरेंस आएगा? टैक्सेबल या डिडक्टेबल? टैक्सेबल। टैक्सेबल। 400,000 आपका टैक्सेबल डिफरेंस आया, मैंने प्लस में लिख दिया। आगे चलिएगा लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी मेरी कितनी है? लीज लाइबिलिटी के लिए आपके जो वर्किंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर छोटी सी वर्किंग हम बनाते हैं। देखिए, लीज लाइबिलिटी का तरीका ये होता है कि पहले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, यानी लीज लाइबिलिटी जब क्रिएट हुई थी तो कितने की थी? 500,000 की। बेशक ये ओपनिंग नहीं है, मतलब जिस दिन लीज स्टार्ट हुई साल के शुरू में ही है, तो लेकिन इसलिए मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ले लिया। जितनी भी फाइनेंस कॉस्ट आप रिकॉर्ड करते हो, जितनी भी, वो इसमें प्लस होती है, यानी फाइनेंस कॉस्ट की वजह से मेरी लीज लाइबिलिटी बढ़ेगी, जो कि 50,000 है। और जो रेंटल पे करते हो तो वो एक किस्म की इंस्टॉलमेंट है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, तो रेंटल जो है वो लीज लाइबिलिटी को कम कर देता है। आपने रेंटल पे किया है 131,900। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 550,000 माइनस 131,900, तो 418,100। 418,100 की जो अमाउंट आ गई, दिस वन इज अ लीज लाइबिलिटी बैलेंस। अब ये कैरिंग अमाउंट आ गई लीज लाइबिलिटी की 418,100। इसकी भी टैक्स बेस जीरो होगी, तो
तो बताइएगा ये टैक्सेबल होगा डिडक्टेबल? डिडक्टेबल। ये चूंकि लाइबिलिटी है और इसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस इज डिडक्टेबल। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो नेट डिफरेंस जो आ रहा है वो डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा है 18,100 का, और डिडक्टेबल डिफरेंस पे अगर मैं 29% लूं तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा 18,100 का 29% मैंने लिया विच इज 5249। ठीक है, अब जरा हम अगर नोट बनाएं, नोट नंबर कोई भी ले लेते हैं 7.1 जिसमें आपने पढ़ा था टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्सेस। ये बार बार मैं वो वर्डिंग यूज करता हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, जाके एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे हो तो ये वर्डिंग आपको याद आए। करंट टैक्स का नोट तब बनाया जाता है, ये नोट 7 है, नोट 7.1। ठीक है, ये नोट 7 है। अच्छा, करंट टैक्स का नोट तब बनाया जाता है जब आपके पास दो में से एक एक्स्ट्रा चीज दी हो। मसलन अगर आपको डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर दिया हो तब मुझे नोट बनाना पड़ेगा, या अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स होगी तो तब नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉर द ईयर है ना, और फॉर द ईयर टैक्स आ रहा है तो इसलिए कोई नोट की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उठा लूंगा 295 249। अच्छा, अब आइएगा डेफर्ड टैक्स में। डेफर्ड टैक्स में अब डेफर्ड टैक्स का तो डिस्क्लोजर मस्ट होता है ना, इसलिए 7.1 लिखूंगा और इसको क्लोज कर देता हूं, अभी इसकी वैल्यू नहीं निकालते। अब नोट नंबर 7.1 में आऊंगा। अब यहां लिखता हूं डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि एसेट क्रिएट हुआ है ना तो इसलिए मैं एसेट का वर्ड लिख रहा हूं, डेफर्ड टैक्स एसेट। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जब साल शुरू हुआ था तो मेरा डेफर्ड टैक्स का बैलेंस 0 था। देयर विल बी नो बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो है जो अभी आपने निकाला है डेफर्ड टैक्स एसेट का 5249। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यहां प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि नोट है, लगा भी तो कोई फर्क नहीं है। अगर आप लगा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसलन मैं लगा देता हूं, चलें ये माइनस लगा दिया एसेट के लिए। अच्छा, अब देखें जब साल के शुरू में एसेट 0 था, साल के एंड में एसेट 5249 हो गया, तो ये चार्ज नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, जिसको टैक्स क्रेडिट का लफ्ज भी लिख सकते हो, रिवर्सल का वर्ड भी लिख सकते हो, मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ क्वेश्चन में मैं यूज कर रहा हूँ। ये 5249 का रिवर्सल आएगा। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ रिवर्सल है कहाँ एक्सपेंस है? मेरी इतनी सी बात को याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज होगा तो बताओ मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट? एसेट डेबिट करूंगा या क्रेडिट? एनीवन? डेबिट सर। डेबिट, गुड। जब एसेट डेबिट हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह अगर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती तो ओपनिंग लाइबिलिटी 0, क्लोजिंग लाइबिलिटी आ रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। तो फिर इसके अगेंस्ट टैक्स एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। याद रखना है, जहां टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है वो चार्ज है, और जहां टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है वो टैक्स क्रेडिट है या टैक्स रिवर्सल है। इसको रिवर्सल का वर्ड भी मैं यहां लिख देता हूं, ये रिवर्सल कहलाएगी। और जो रिवर्सल होगी, कहीं भूल जाओ एंट्री बना के देख लो, ये 5249 यहां से माइनस होगा, और जब मैंने माइनस किया तो ये टैक्स एक्सपेंस बन गया 290,000। राइट? अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था? ETR ATR, when there is no permanent difference, like in this question there is no permanent difference, जिस क्वेश्चन में कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, हमने क्या पढ़ा था? ATR ETR इक्वल होगा। अब इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है?
जितना अकाउंटिंग प्रॉफिट है उस पे एप्लीकेबल टैक्स रेट लगाओ। आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 मिलियन है, उसका अगर 29% लो तो 290 बनता है, जो कि टैक्स एक्सपेंस के इक्वल है। देयर इज नो नीड फॉर एनी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन वहां की जाएगी व्हेन ATR एंड ETR इज नॉट इक्वल। ये सिर्फ एग्जांपल छोटी सी मैंने सिर्फ इसलिए ली कि आपको लीज का कॉन्सेप्ट समझाना था, क्योंकि लीज का स्टैंडर्ड अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इतना सा हिस्सा सिर्फ लीज में यूज होना है डेफर टैक्स के हवाले से, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, अब जहां तक एंट्रीज का तल्लक है वो अभी मैं नहीं लूंगा, एंट्रीज हम बिल्कुल एंड पे करेंगे। ठीक है, तो पहले जरा एक एग्जांपल कंप्रीहेंसिव हम कर लें। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, और आप जरा प्लीज सारे स्टूडेंट नोट डाउन करें। मैं आज का दिन आपको दे रहा हूं, आज शाम को रात को 10 बजे से पहले पहले जिसने असाइनमेंट नहीं दी उसके मैं घर कॉल कर दूंगा कल। ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक दिन दे रहा हूं आज का एडिशनल, ये भी मेरी मेहरबानी समझिएगा कि मैं दे रहा हूं। आप नहीं करोगे नहीं सीखोगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो स्टूडेंट ने की है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। सो इसका मतलब है कि वो इस सिचुएशन में भी वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ लेक्चर्स काफी नहीं है। प्लीज आपको खुद भी बुक से पढ़ना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसलिए जहां जब करोगे तो सीखोगे। सो एनीहो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं 27। ये अब आपकी एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल है, राइट, कंप्रीहेंसिव। और अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो देखो काफी एडजस्टमेंट है। लेट्स स्टार्ट इट, और इसको एक्सेल पे हम करेंगे ताकि टाइम भी थोड़ा सा हमारा सेव हो जाए, और काफी लंबा भी है। Given below is the statement of profit or loss of Shakir Industries for the year ended December 31, 2015. मैंने आप लोगों से ट्रीटमेंट पूछना है, ठीक है, कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। करंट टैक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ करंट टैक्स के हवाले से। और दूसरा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा वो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो एडिशनल भी। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद ये जो लिखा हुआ है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम, ये टाइपिंग एरर है। ये असल में अदर इनकम नीचे है, ये 3.40। ठीक है, ये अदर इनकम जो है ना वो ये है 3.4, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 21.10 है, और फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो 5.3 है, एक लाइन नीचे आना है आपने, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15.8 है। पर हमें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, वो 15.8 दिया हुआ। लेकिन पहली एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस include an amount of 0.7 million paid as penalty to SCCP on non-compliance of certain requirements of Companies Act 2017। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं जी असद से। असद, आप बताइएगा इसका क्या ट्रीटमेंट करें। सर किसका? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर किस चीज का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं? ये जो एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी है आपके सामने नजर भी आ रही होगी स्क्रीन पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 0.7 मिलियन पेड एज पेनल्टी टू, या वो टैक्स में जो है वो नहीं होती डिडक्ट करना, तो इसको वापस जो है वो हम इंक्लूड कर देंगे प्रॉफिट के अंदर, ऐड बैक करेंगे। यानी इसको गुड आप करंट टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस है। और दूसरा, इसका इफेक्ट यकीनन रिकंसिलिएशन में आएगा, राइट, क्योंकि ये आपका रिकंसिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परमानेंट डिफरेंस है। नंबर 2, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं दूरे शहवार से, सर मैं पढ़ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ ₹2.4 million फॉर ग्रेजुटी। Company made a provision of 2.5 million for gratuity. The actual payment on account of gratuity to outgoing members was ₹1.6 million. सर अकाउंटिंग में हम वो प्रोविजंस भी रिकॉर्ड करते हैं, तो जो टैक्स है उसमें सिर्फ कैश बेसिस पे होता है। Exactly. तो यहाँ पे जो 1.6 मिलियन है ये हम बीइंग टैक्स ट्रीटमेंट में इसको हम लेस कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि ये हम पे कर चुके हैं, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुटी मेड।
ठीक है, और जो 2.4 मिलियन है वो प्रोविजन की थी, तो उसको लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। गुड। आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की? सर वो कल मेरे हाफ सेशन में जो है वो लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे अच्छा। असाइनमेंट का पता नहीं था। अब मिल जाएगी या फिर भेजूँ आपको दोबारा? सर मैं किसी फेलो से पूछ लूंगी, या आप खुद ही शेयर कर दें। चले मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आइएगा थर्ड, लीज पेमेंट। अब मैं जरा इसको बोलने से ये अभी किया है। फहद स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, फहद आपने जवाब देना है मुझे। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 0.65 million which include financial charges of 0.15 million. As at December 31, 2015, obligation against assets subject to finance lease stood at 1.2 million. The movement in asset held under the finance lease is as follows: opening balance 2.5 है, depreciation 0.7 million है, closing balance 31 दिसंबर का 1.8 million है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे जी आप? सर डिप्रिसिएशन को तो वापस ऐड बैक करते हैं। जी जी। और सर बाकी सर मैंने 2 दिन हुए लेक्चर लेना स्टार्ट किया, तो मुझे सही पता नहीं है। अच्छा, बाकी असद सर डिप्रिसिएशन, सॉरी फहद, आपकी आवाज जो है ना मुझे क्लियर नहीं आ रही, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, आगे गुले राना, आप जवाब दीजिएगा इसका। जी जी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हमादुल्ला, आप बताइएगा। सर जो फाइनेंशियल ये जो फाइनेंस कॉस्ट है सर, ये हम ये ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन जो होगी वो लेस करेंगे। एक मिनट रहेगा, और 0.51 को ऐड बैक कर देंगे फाइनेंशियल। ठीक है, 0.15 मिलियन को ऐड कर देंगे और 0.7 मिलियन को भी ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन के तौर पर, और 0.65 मिलियन आप इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है। अच्छा हमाद, आपकी तरफ आता हूँ। आपने मुझे असाइनमेंट भेजी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने काम किया। आपका एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं रात को सो गया था, क्योंकि मैं वो आपको जब भेजी उसके बाद मैं सो गया था, तो मैंने सुबह देखा आपका आंसर क्वेश्चन, तो मैं वो जवाब दे देता हूँ। आपने कहा जी कि मैंने डिफरेंस क्यों लिया। देखो याद रखिएगा कि जो हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना, वो बनाते ही इस मकसद के लिए है कि आपका जो दो टैक्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल टैक्सेशन थी उस क्वेश्चन में वो 30% थी, डिविडेंड इनकम में जो आपकी परसेंटेज थी वो 20% थी, तो डिफरेंस तो 10% हुआ ना। तो इसलिए आपका क्वेश्चन ये था कि 20% क्यों नहीं कैलकुलेट किया हमने। देखो 20 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं करंट टैक्स में, ठीक है, और हमें ओवरऑल 30% होना है, तो जो डिफरेंस है वो 10% है, इसलिए हम 10% लेकर आए। अब बात समझ गए आप? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आइएगा जी नेक्स्ट, डिटेल्ड ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स। ओन्ड फिक्स्ड एसेट कौन? जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल करते हैं। ठीक है जी। काजम रजा जी, काजम आप जवाब दीजिएगा। ये सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द डिटेल ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया हुआ है, परचेज भी गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो बताइएगा करंट टैक्स के हवाले से क्या आएगा? सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे और टैक्स की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। जी ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर अब मैं आपको ये बता दूंगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है 1.1 मिलियन, ये आप ऐड बैक करोगे, और टैक्स डेप्रिसिएशन 1.65 मिलियन है, ये आप लेस कर दोगे करंट टैक्स के हवाले से। ठीक है जी। नेक्स्ट आइएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 दिसंबर 2015 include financial charges of 2.3 million which have been capitalized in accordance with IAS 23 borrowing cost, जो कि आप इससे पिछले FR1 लेवल में पढ़ चुके हो। ठीक है।
However, the entire financial charges are admissible under the Income Tax Ordinance, Act Ordinance 2001. ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है जो IAS 23 को क्वालिफाई करती है, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन टैक्स ये कह रहा है कि ये जितने भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं ये एडमिसिबल है। एडमिसिबल का मतलब ये एक्सपेंस है। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूं अब नेक्स्ट स्टूडेंट से, मोहम्मद अब्दुल्ला, जवाब दीजिएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट करें जी। मोहम्मद अब्दुल्ला। सर इसे लेस कर दें। इसे लेस कर दें, ठीक है। तो क्या ऐड बैक नहीं करना चाहिए इसमें कोई चीज? जी ओके, देखो बोरोइंग कॉस्ट जो है, बोरोइंग कॉस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती ही नहीं है, ये तो कैपिटलाइज हो रही है, इसलिए इसको कोई ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ही नहीं हुआ, टैक्स ये कहता है कि इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, तो सिंपल माइनस करेंगे, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया, बिल्कुल ठीक है, आप इसको माइनस करोगे। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 पे लिख रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी ऑन 1st January 2015 was 0.55 million and 0.7 million respectively, ठीक है, और एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहां एक चीज मैं आपके लिए ऐड कर दूं, एग्जामिनेशन में इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, आई थिंक, अब मुझे नहीं मालूम इन्होंने इसको चेंज किया है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी चेंजेस की हुई है पास पेपर के हवाले से। उसमें उसने यही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें ओपनिंग डेफर्ड टैक्स दे दिया था, जिस तरह यहां दिया हुआ है। अच्छा, जब स्टूडेंट उस क्वेश्चन को एंड पे रिकंसाइल करते हैं ना, वो रिकंसाइल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि बेसिकली उसने क्वेश्चन रिकंसिलिएशन के लिए बनाया ही नहीं था, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी वो नहीं देखी बच्चों ने। यहां पर भी देखिएगा, वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन calculate the current and deferred tax expense for the year ended 31st December 2015। सिर्फ करंट और डेफर्ड टैक्स मांगा हुआ है, आपको यहाँ पर नोट्स नहीं बनाने, आपको यहाँ पर रिकंसिलिएशन नहीं बनानी, सिंपल करंट टैक्स निकालना है और सिंपल डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन इसको करते हैं, ले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं, आई थिंक इट बिकम्स इजियर फॉर मी। ओके, तो इसमें चूंकि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मांगा है, तो पहले करंट टैक्स में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने एक दफा सामने रख रहा हूं मैं क्वेश्चन। सो पहले लिखते हैं जी, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कौन सी है जी, इसकी 27, एग्जांपल 27 शाकिर एंटरप्राइजेस। ओके जी, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, और इसमें कोई वर्किंग शेड्यूल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जी कैलकुलेशन करो। ओके, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे जी, यहां मैं रुपीस लिख देता हूं, अमाउंट इन मिलियन है, रुपीस है, ये देख लीजिएगा रुपीस इन मिलियन है, तो रुपीस इन मिलियन ये हम लिख देते हैं, और यहां से मैं स्टार्ट लेता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास क्वेश्चन में कितना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 15.80। प्लीज जहां पर जो चीज समझ नहीं आएगी मुझसे जरूर पूछिएगा। ये 2, इसको ना हम 2 डेसिमल पे कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे की पूरी शीट को ही कर देते हैं। उसके बाद हमने एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाना है, कुछ चीजें ऐड होंगी कुछ लेस होंगी। मैं यहाँ ऐड का लफ्ज लिखता हूँ, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीचे लेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेल अगर कम ज्यादा हुआ तो मैं कम डिलीट कर लूंगा, इंसर्ट कर लूंगा। अब देखिएगा सबसे पहले लिखता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड
amount of 0.7 million paid as penalty to SCCP on non compliance, तो ये चूंकि पेनल्टी है इसको टैक्स डिसअलाउड करता है। पेड टू SCCP इसको ऐड बैक कीजिएगा, ये ऐड बैक होगा 0.7 मिलियन और इसमें कोई लेस नहीं होना क्योंकि ये आपका बेसिकली क्या चीज है, अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये जो ये परमानेंट डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस का एक ही इफेक्ट आता है। अच्छा सेकंड देखें, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 2.5 मिलियन फॉर ग्रेजुटी। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये जो प्रोविजन है, जो ग्रेजुटी की प्रोविजन है, टैक्स इसको अलाउ नहीं करता, ये हमारा अकाउंटिंग का एक्सपेंस है, तो इसको पहले ऐड कर दो प्रोविजन चार्ज। ये चार्ज का वर्ड मैंने लिखा जो SOCI में क्रिएट कर रहे हैं 2.4 मिलियन की, और जो आपने पेमेंट की है इसके अगेंस्ट, पेमेंट कितनी की है 1.6 मिलियन की, पेमेंट अगेंस्ट ग्रेजुटी या प्रोविजन 1.6 मिलियन, ये मैं माइनस कर दूंगा, ये 1.6 मिलियन माइनस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा नंबर 3, लीज की भी हम डिस्कशन अभी की है। दो चीजें ऐड करनी है, एक फाइनेंस कॉस्ट, तो क्वेश्चन में पढ़िएगा जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 0.65 मिलियन की है जिसमें फाइनेंशियल चार्जेस शामिल है 0.15 मिलियन। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लाजमन देखना है कि इसमें फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं, तो इसमें जितने भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट कह ले उसको मैं ऐड कर लेता हूं, और ऐड कितनी होगी जी 0.15 मिलियन। फिर इसमें जितने भी आपकी डेप्रिसिएशन है 0.7 मिलियन की, आपको ये नजर आ रहा है नीचे जो टेबल दी हुई है, नीचे जो वैल्यूज दी हैं, डेप्रिसिएशन ऑन, क्लियरली लिखूंगा राइट ऑन यूज एसेट 0.7 मिलियन, ये ऐड बैक हुई। और जितनी रेंटल पेमेंट की है, रेंटल पेमेंट आपने की है 0.65 मिलियन। अच्छा जो रेंटल पेमेंट की है इसको कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं कि इसमें इंटरेस्ट कितना नहीं है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस जो पे किया वो एक्सपेंस है, तो 0.65 मिलियन आपकी अमाउंट, ये माइनस। नंबर 4 एडजस्टमेंट में देखें, डिटेल ऑफ ओन फिक्स एसेट्स आर एज अंडर। अब ये ओन फिक्स एसेट है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो ऐड करूंगा और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दूंगा, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में ऐड करता हूं। अब मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन ऑन PPE, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन के सामने देख सकते हो 1.1 मिलियन है, और उसके बाद जो आपने टैक्स डेप्रिसिएशन है वो लेस करनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन which is 1.65 मिलियन, ये मैंने लेस कर दी। अच्छा अब आखिरी लास्ट एडजस्टमेंट थी हमारी, क्योंकि उससे आगे का बैलेंस दिए हुए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में फाइनेंशियल चार्जेस 2.3 मिलियन ऐसे थे जो आपने IAS 23 के थ्रू कैपिटलाइज किए हुए थे। चूंकि कैपिटलाइज किए हुए थे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन टैक्स ये कहता है कि जितने